नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एके कैंपस में। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में आज हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे, राजस्थान का एकीकरण। दोस्तों, मध्यकाल के राजस्थान के इतिहास को हमने पढ़ा था। हमने ये देखा था कि मध्यकाल के अंदर राजस्थान जो था, यह पूरा जो आज राजस्थान है, यह ऐसा नहीं था। यह अलग अलग रियासतों में, अलग अलग राजवंशों में बटा हुआ था। जैसे कहीं मारवाड़ राजवंश था, कहीं मेवाड़ राजवंश था, तो कहीं कछावा राजवंश था। ऐसे अलग अलग रियासतों में यह बटा हुआ था। अंग्रेजों ने इस भूभाग को, भारत के उत्तर पश्चिमी भूभाग को नाम दिया था राजपुताना। उसके बाद यह मुख्य रूप से क्या है, धीरे धीरे राजपुताना के रूप में कहलाया जाने लगा। और जो भी यहाँ पे राजवंश थे, वह राजपुताना के राजवंश कहलाने लगे या राजपूतों के राजवंश कहलाने लगे। अब दोस्तों, आपको मैंने पहले बताया था कि अंग्रेजों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1557 ईस्वी में बंगाल पे कब्जा किया था। शुरुआत की थी भारत में शासन की, बंगाल पे कब्जा किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने 100 सालों तक शासन किया। 1857 100 सालों के अंदर लगभग सा 2/3 भाग, भारत का 2/3 भाग अपने अधीन कर लिया था। अब मैंने ये बताया था कि 1857 में क्रांति हुई थी। क्रांति कहाँ हुई थी? भारत के उन भागों में जहाँ देसी रजवाड़े थे या जहाँ पर राजाओं का शासन था। क्यों? क्योंकि राजाओं से क्या है, ये अंग्रेज या ये कंपनी क्या है, उनका शासन, उनका राज्य छीन रही थी। तो उसकी प्रतिक्रिया हुई 1857 की क्रांति में। सभी राजाओं ने अपनी सेना इकट्ठा की और कंपनी के शासन को क्या है, एक बड़े स्तर पे चुनौती दी थी। तो 1857 की क्रांति में भारत के 2/3 भाग पर अंग्रेजों ने अपना शासन, सीधा शासन स्थापित कर लिया था। और 1/3 भाग पर कौन थे? 1/3 पर भाग पर राजाओं का शासन था और 2/3 भाग पर कंपनी का शासन था। ठीक है। अगर थोड़ा सा और इसे अच्छे से समझना चाहूँ तो ये माना पूरा भारत है, तो इसके 2/3 भाग पर, थोड़ा सा मान लेना 2/3 भाग है, 2/3 पर का किसका शासन था? कंपनी का। तो कंपनी का जो शासन था वह, और 1/3 भाग पर किसका था? राजाओं का शासन, 1/3 भाग। अब दोस्तों, 1857 के समय जो क्रांति हुई थी, उसके बाद में इस शासन में, कंपनी के शासन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। अब यह जो एक कंपनी थी, इसने क्या है कि अपना पूरा जो शासन है वो ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया। किसको सौंप दिया? ब्रिटिश क्राउन को। ब्रिटिश क्राउन का मतलब क्या? ब्रिटिश सरकार या इंग्लैंड की सरकार। पहले यह कंपनी चलाती थी, एक कंपनी जैसे अपनी रिलायंस है, टाटा है, एयरटेल है, कोई भी कंपनी होती है, वैसे ये एक कंपनी थी जो व्यापारी थी, एक व्यापारियों के द्वारा बनाई हुई कंपनी थी, जिसने क्या है कि भारत पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। फिर 1857 की जो क्रांति हुई, उसके अंदर इस कंपनी का शासन क्या है, पूरी तरीके से तहस नहस हो गया था और ब्रिटिश सरकार ने भारत पे शासन करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। तो 1858 ईस्वी में 1858 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया एक घोषणा करती है कि भारत के जिस भाग पर भी हमने अपना साम्राज्य स्थापित किया है, वो अब वैसा ही रहेगा। मतलब यह जो 2/3 भाग पर, जिन पर अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित कर लिया, यह इसी भाग पर रहेंगे। और 1/3 भाग जहाँ पर राजा रजवाड़ों का शासन था, उसको यह क्या है, ब्रिटिश क्राउन अपने अधीन नहीं करेगा, उसको अपने अधीन नहीं करेगा। मैंने आपको पहले बताया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या राज्य हड़पो नीति। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 ईस्वी में राज्य हड़पो नीति अपनाई थी, जिसके तहत वो क्या है कि जो भी देसी राज्य थे उनको क्या है, हड़पता था या अपने अंग्रेजी साम्राज्य में, कंपनी साम्राज्य में मिला लेता था।
ठीक है। इसी की एक प्रतिक्रिया के रूप में 1857 में क्रांति हुई थी। क्यों? क्योंकि राजाओं को क्या है, अपना राज्य बचाना था अंग्रेजी शासन में मिलने से। तो अब ब्रिटिश क्राउन या इंग्लैंड की महारानी ने घोषणा कर दी थी 1858 में कि अब भारत का 1/3 भाग जिस पर राजा रजवाड़ों का शासन है उसको क्या है, हम अपने अधीन नहीं करेंगे। लेकिन इन्हें क्या है, हमारी सर्वोच्चता को मानना होगा। हमारी सर्वोच्चता मानना होगा का मतलब क्या हो जाएगा कि वो हमारे अधीन रह के अपना शासन चलाएंगे। ठीक है। तो अब दोस्तों हुआ क्या, ये 2/3 भाग क्या कहलाने लगा, ब्रिटिश भारत, और ये 1/3 भाग क्या कहलाने लगा था, देसी रजवाड़े या देसी रियासतें, रजवाड़े या देसी रियासतें। मतलब यहाँ पर क्या है, जो पहले महाराजा थे, नवाब थे, वो अपना शासन स्थापित कर रहे थे, और इस 2/3 भाग पर अंग्रेजी सरकार अपना शासन स्थापित किए हुए थी। और दोस्तों इनको जो है, इनको ब्रिटिश क्राउन की अधीनता स्वीकार करनी थी, या यह क्या है कि ब्रिटेन की क्वीन विक्टोरिया को अपनी महारानी मानते थे। अब दोस्तों यहाँ जो शासन करता था, ब्रिटिश भारत पर जो शासन करता था, उसे हम बोलते थे गवर्नर जनरल। उसे क्या बोलते थे अपन, गवर्नर जनरल। और जो देसी रजवाड़ों पे शासन करता था उसे क्या बोलते थे, वायसराय। उसे क्या बोलते थे, वायसराय। अब वायसराय और गवर्नर जनरल ये दोनों एक ही व्यक्ति होते थे, एक ही व्यक्ति जो पूरे भारत के साम्राज्य को संभालता था। ठीक है। जो ब्रिटिश भारत में क्या कहलाता था, गवर्नर जनरल, और देसी रियासतों पे जब वो कार्य करता था तब क्या कहलाता था, वायसराय। ठीक है, वायसराय। तो दोस्तों अब हमें यह समझना है कि ये 2/3 भाग में जो देसी रजवाड़े थे, राजस्थान की जितनी भी रियासतें थी वो इसी 1/3 भाग में आती थी। तो यहाँ पे आज़ादी के समय 1947 में आज़ादी के समय राजस्थान के अंदर 19 रियासतें थी, रियासतें थी। अब 19 इन रियासतों को कैसे एक किया गया और कैसे राजस्थान बना, वो थोड़ा सा हम देखते हैं। उससे पहले दोस्तों यह चीज़ आपको स्पष्ट है कि कैसे भारत पर कंपनी के शासन से ब्रिटिश शासन आया। 1857 की क्रांति के बाद में यह बड़ा बदलाव हुआ, और उसके अंदर ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटेन की महारानी ने घोषणा की कि ये जो देसी रजवाड़े हैं, अब इनका विलय हमारे शासन में या अंग्रेजी साम्राज्य में नहीं होगा। इसकी वजह से ये 2/3 भाग पर क्या थी, देसी रियासतें, देसी रजवाड़े। अब इन्हीं देसी रजवाड़ों का एक होके हमारे राजस्थान का निर्माण हुआ था। ठीक है। अब दोस्तों यह 1858 के बाद भारत का स्वतंत्रता संग्राम या भारत का स्वाधीनता संग्राम शुरू होता है, और हमने देखा है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत ने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी पाई। 15 अगस्त 1947 को हमने आज़ादी पाई। अब आज़ादी का नेतृत्व किसने किया था, गांधी जी ने। गांधी जी ने हर समय असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इस तरीके के आंदोलन चलाए लगातार, और अंग्रेजों को दबाव में लाकर अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया। और अंग्रेजों ने 15 अगस्त 1947 को भारत पूरी तरीके से छोड़ दिया था। अब दोस्तों हुआ क्या था कि जब अंग्रेज यहाँ से गए तब भारत के साथ में एक बहुत बड़ी चोट कर गए। उन्होंने क्या किया, सांप्रदायिकता के आधार पर भारत के 2 टुकड़े कर दिए। 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947 ये जो 2/3 भाग था ब्रिटिश भारत का, इसको बांट के उन्होंने 2 देश बना दिए थे, एक भारत और एक पाकिस्तान। तो भारत का क्या हुआ, विभाजन। 2 देश बने, भारत और पाकिस्तान। 14 अगस्त 1947 को भारत का हुआ विभाजन और 2 देश बने, भारत और पाकिस्तान। अब दोस्तों ये जो
1/3 भाग में जो रजवाड़े थे, इनकी कुल संख्या थी 562। कुल 562 छोटे बड़े रियासतें थी और राजस्थान में 19 रियासतें थी इसमें से। अब इनको क्या है कि ब्रिटिश काउंसिल ने यह कहा कि अब हम जो भारत को छोड़ के जा रहे हैं, तो आप पर जो हमारी सर्वोच्चता थी वो भी क्या है, अब खत्म हो जाएगी। मतलब अब आप क्या है, स्वतंत्र है। अब आप स्वतंत्र है अपना निर्णय करने में, अपना भविष्य निर्धारित करने के लिए। तो देशी रियासतों को ब्रिटिश क्राउन एक सुविधा देता है, जैसे कि या तो वे भारत में विलय हो जाए, या पाकिस्तान में विलय हो जाए, या अपना अस्तित्व बनाए रखे स्वतंत्र होकर। ठीक है दोस्तों, तो देशी रियासतों के पास में 3 बातें आई, या तो वह भारत में विलय हो जाए, या पाकिस्तान में विलय हो जाए, या वे अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे। तो अब दोस्तों भारत के समय, उस समय एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि कैसे इन 562 रियासतों को अपने राज्य में लेके आए, अपने राज्य में विलय करें, ताकि एक भारत, एक मजबूत भारत का निर्माण हो सके, एक एकीकृत, एक मजबूत भारत का निर्माण हो सके। वरना दोस्तों यहाँ पे कैसा हो जाता है, यहाँ पे आज के साउथ अफ्रीका जैसा हो जाता है। आज के साउथ अफ्रीका का नक्शा आपने कभी देखा है? आप देखेंगे कैसे एक देश के अंदर 2-2, 3-3 देश बने हुए हैं। आज का साउथ अफ्रीका जब आप देखोगे ना, साउथ अफ्रीका का जो नक्शा है, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे दक्षिण में जो देश है वो साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका के अंदर 2 देश स्थित है, एक लिसोतो और एक है एस्वाटिनी। तो यह एक अफ्रीका देश है जिसके एक देश के अंदर ही 2 देश है। अब सोचो कि जब भारत था एक देश, उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे देश होते, तो आज हमारा देश कैसा होता, एकदम टूटा फूटा सा, बिखरा सा, कहीं कौन सा देश आ रहा है, कहीं कौन सा दे रहा सा। तो दोस्तों यह एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी कि कैसे इन देशी रियासतों का भारत में विलय करें और एक एकीकृत, एक मजबूत, एक यूनाइटेड इंडिया का निर्माण करें। यह जिम्मेदारी दोस्तों लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। उन्होंने इन सभी 562 रियासतों को भारत के साथ जोड़ा और एक मजबूत भारत की नींव रखी। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो भारत को एक बनाने का श्रेय किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आपको ये ध्यान रखना है कि भारत का जो एकीकरण हुआ, ये राजस्थान का एकीकरण हुआ, इसका श्रेय किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब दोस्तों यह काम करने के लिए आगे क्या हुआ था उसे देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के लौह पुरुष। इन्होंने भारत में स्थित 562 देशी रियासतों को एक किया और एक एकीकृत भारत की नींव रखी, एक मजबूत भारत की नींव डाली। दोस्तों 5 जुलाई 1947 ईस्वी में, 5 जुलाई 1947 ईस्वी को एक भारतीय रियासती विभाग का गठन किया गया। भारतीय रियासती विभाग का गठन किया गया था। अब यह क्या था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंदर एक अलग से मंत्रालय बनाया गया जिसका नाम क्या दिया गया? भारतीय रियासती विभाग। और इसका कार्य क्या था? इसका कार्य क्या था? देशी रियासतों को भारत में विलय करना। भारत में विलय करना। और इस भारतीय रियासती विभाग का सचिव किसे बनाया गया? सचिव बनाया गया वीपी मेनन।
दोस्तों इन्होंने एक चुनौतीपूर्ण कार्य को वीपी मेनन और सरदार पटेल ने मिलकर इस चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा किया था। इसीलिए भारत के एकता दिवस या हमारा राष्ट्रीय एकता दिवस कब बनाया जाता है? 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस बनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस बनाया जाता है। यह किस अवसर पर बनाया जाता है? यह सरदार पटेल के जन्मदिन के दिन बनाया जाता है। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक मजबूत भारत या एक एकीकृत भारत की नींव रखी थी। तो दोस्तों यह तो क्या था कि अपना थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें हमें यह पता चला कि जो देशी रियासतें थी यह कैसे आई और कैसे एक हुई थी। ठीक है, अब राजस्थान के अंदर जो थी, राजस्थान के अंदर 19 रियासतें थी। राजस्थान के अंदर उस समय आज़ादी के समय 1947 में 19 रियासतें थी। कौन कौन सी थी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जैसे सबसे पहले मैं ले लेता हूँ, मैं क्षेत्र के हिसाब से लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रखने में क्या होगा, आसानी होगा। जैसे जयपुर, जयपुर के ही पास टोंक और जोधपुर या मारवाड़ का क्षेत्र, इसमें साथ में आ जाएगी बीकानेर, इसी के साथ में एक आ जाएगी जैसलमेर और इसी के साथ में एक आ जाएगी सिरोही। इसके बाद दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर या मेवाड़ राजवंश, इनके साथ में डूंगरपुर, इसके साथ में आ जाएगी बांसवाड़ा और साथ में एक और आ जाएगी प्रतापगढ़। फिर आते हैं अपने दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। वहां पर कौन कौन सी है? कोटा, झालावाड़ और बूंदी। कोटा, झालावाड़ और बूंदी। तो दोस्तों ये कितनी हो गई? 2, 4, 10, 13। एक और क्षेत्र आएगा अपना पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान में अपनी सबसे महत्वपूर्ण कौन सी आ जाएगी? मैं यहां लिख देता हूं, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अब ये क्षेत्र के हिसाब से हैं 19 रियासतें जो आपको क्या है याद रखनी है। और 2 और इसमें आ जाएगी, एक आ जाएगी शाहपुरा और एक आ जाएगी किशनगढ़। ठीक है, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 3, 19। तो दोस्तों यह 19 रियासतें थी। यह क्षेत्र के हिसाब से था कि आपकी याद रखने में भी आसानी होगी। जयपुर, जयपुर के पास टोंक, ये शाहपुरा और किशनगढ़, यह दोनों क्या अलग थी। शाहपुरा तो थी भीलवाड़ा में और किशनगढ़ थी अजमेर में। इसके अलावा जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही, यह मारवाड़ क्षेत्र या मारवाड़ के आसपास की 4। दक्षिणी राजस्थान में या मेवाड़ राजवंश में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, यह रियासतें थी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंदर कोटा, झालावाड़, बूंदी या हाड़ौती क्षेत्र के अंदर, और पूर्वी राजस्थान के अंदर 4, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो यह कुल 19 रियासतें थी हमारे आज़ादी के समय। अब दोस्तों भारत के सामने उस समय एक चुनौती थी कि एक नया राष्ट्र पाकिस्तान का भी जन्म हुआ था। अब पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना क्या प्रयास कर रहे थे कि ये जितनी अधिक से अधिक रियासतें उनके साथ विलय हो जाए वह उनके लिए अच्छा है, क्योंकि उनका क्षेत्र बढ़ेगा और भारत पर दबाव बनाने में भी उनको आसानी होगी। राजस्थान की जो स्थिति है भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में है। अब राजस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में। उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। यहाँ क्या है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की नज़रें भी इन रियासतों पे थी। पाकिस्तान भी इन्हें क्या है ललचा रहा था कि ये पाकिस्तान के साथ विलीन हो जाए। ऐसे समय में दोस्तों बीकानेर रियासत के प्रधानमंत्री के एम पानीकर ने सूझबूझ दिखाई और इन रियासतों को
इन रियासतों को क्या है कि राजस्थान के अंदर या भारत के अंदर विलय होने के लिए प्रेरित किया था। अब दोस्तों राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था यह हुआ था 7 चरणों में। कितने चरणों में? कुल 7 चरणों में, जिसमें शुरुआत हुई थी मत्स्य संघ के बनने से और अंत हुआ था राजस्थान के वर्तमान स्वरूप के बनने से। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 18 मार्च 1948 और अंत कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। कुल मिला के लगभग से 8 वर्ष 7 महीनों के अंदर 7 चरणों के अंदर राजस्थान जो था, ये सारी रियासतें मिलके एकीकृत राजस्थान या एक राजस्थान का निर्माण करती है। अब दोस्तों यह जो एकीकरण के 7 चरण हैं, इनको बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है और बहुत अच्छे से इनको समझना है। अब हम आते हैं दोस्तों इन्हीं सभी रियासतों का कैसे एकीकरण हुआ। दोस्तों राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वह कुल कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में। अब आपको यह भी ध्यान रखना है, शुरू कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को और ख़त्म कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। तो कुल मिला के लगभग से 8 वर्षों में यह राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखनी है कि राजस्थान में उस समय कुल कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने थे। कौन कौन से? एक तो अपना नीमराणा जो उदयपुर में अलवर में स्थित है। दूसरा था अपना कुशलगढ़। कुशलगढ़। अब ये ध्यान रखना है कि नीमराणा अलवर में, कुशलगढ़ जो है वो बांसवाड़ा में स्थित है। कुशलगढ़ कहाँ स्थित था? बांसवाड़ा में। इसको किशनगढ़ से कंफ्यूज मत करना। किशनगढ़ तो अजमेर में स्थित था जो एक रियासत थी, और कुशलगढ़ क्या है? बांसवाड़ा में स्थित एक ठिकाना था। तीसरा था लावा जो टोंक में स्थित था। जो कहाँ स्थित था? टोंक में। और एक था केंद्र शासित प्रदेश जो था अजमेर। अजमेर मेरवड़ा। यह अंग्रेजों के अधीन प्रदेश था। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। 3 थे ठिकाने, नीमराणा, कुशलगढ़, लावा और 19 सी रियासतें। 19 रियासतें मैंने अभी आपको बताई थी, वो डायग्राम से आपको याद रहेगी, क्षेत्र के हिसाब से आपको अच्छे से याद रहेगी। अब दोस्तों राजस्थान का जो एकीकरण शुरू हुआ था वह हुआ था 18 मार्च को। सबसे पहले जो हुआ था मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। मत्स्य संघ जो है यह महाभारत के काल में पूर्वी राजस्थान के अंदर स्थित एक जनपद था, और इस मत्स्य संघ में इसी पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, इन चारों रियासतों ने मिलकर इसका निर्माण किया। कब किया? 18 मार्च 1948। इसके बाद राजस्थान संघ का निर्माण हुआ कब? 25 मार्च 1948 को। अब इसके अंदर क्या है दोस्तों? 9 रियासतें मिलके राजस्थान संघ का निर्माण करती है। यह दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की। अभी जब हम आएंगे तब इसको देखेंगे कौन कौन सी 9 रियासतें थी। इसके बाद संयुक्त राजस्थान। इस राजस्थान संघ में जब उदयपुर रियासत जुड़ी तो संयुक्त राजस्थान बना, और यह कब बना? 18 अप्रैल 1948। तो यह तो 3 जो चरण थे यह 1948 में हुए। यह 3 चरण कब हुए? 1948 में। अब दोस्तों जो अगला चौथा चरण हुआ जिसके अंदर वृहत राजस्थान बना, तो यह जो संयुक्त राजस्थान था इसके अंदर राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत, राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत जोधपुर थी, जो मैं पहले भी आपको बताया था। जोधपुर, जयपुर, जयपुर भी राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी। अब जोधपुर जो था यह क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा था, और जयपुर जो था ये जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा था। तो यह दोनों और साथ में बीकानेर और जैसलमेर 4 रियासतें मिलके साथ में संयुक्त राजस्थान, तो यह 14 रियासतें मिलकर वृहत राजस्थान का एक मोटे मोटे तौर पे राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था। इसी समय को हम राजस्थान के निर्माण के रूप में मान लेते हैं। इसी 30 मार्च को हम क्या मानते हैं? राजस्थान दिवस। 30 मार्च को हम क्या मानते हैं? राजस्थान दिवस। राजस्थान दिवस के नाम से इसको क्या है? मनाया जाता है हर वर्ष।
इसके बाद दोस्तों जो धीरे धीरे आगे क्या हुआ कि मत्स्य संघ का इस वृहत राजस्थान में जुड़ा हुआ, जिससे क्या बना, संयुक्त वृहत राजस्थान, जो बना था 15 मई 1949। तो यह 2 चरण जो हुए अगले, यह कब हुए, 1949 में। इसके बाद दोस्तों एक हुआ छठा चरण जो हुआ, जिसमें राजस्थान संघ का निर्माण हुआ, जिसमें सिरोही का कुछ क्षेत्र जो था वह विलय हुआ राजस्थान में, जो हुआ 26 जनवरी 1950 में। और इसी समय राजस्थान का नाम जो था वह राजस्थान पड़ गया था। इसी समय राजस्थान का नाम क्या पड़ गया था, राजस्थान। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि राजस्थान का जो नाम पड़ा यह कब पड़ा, 26 जनवरी 1950। और राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को। और राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है, जो पूरा एकीकृत होकर राजस्थान बना, यह कब बना था, यह 7वें चरण पूरा होने पर 1 नवंबर 1956 को। तो राजस्थान का 7वां चरण जो पूरा हुआ कब, 1 नवंबर 1956 को। तो दोस्तों यहाँ 3 चीजें जो है वो ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को। और दूसरी बात, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब बना, यह बना था 1 नवंबर 1956 में। तो यह दो बात आपको ध्यान रखनी है। और तीसरी बात, राजस्थान का जो नाम राजस्थान पड़ा, यह कब पड़ा, 26 जनवरी 1950 को, जब विधिवत तरीके से राजस्थान नाम को क्या है, दे दिया गया था राजस्थान को। तो दोस्तों यह 7 चरण जो है जिन्हें एक एक करके हमें पढ़ना। अब इनसे सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ था, राजस्थान संघ का निर्माण कब हुआ था, संयुक्त राजस्थान कब बना था, या संयुक्त राजस्थान में कौन कौन सी रियासतें थी, कौन सी नहीं थी, वृहत राजस्थान कब बना था, राजस्थान दिवस कब बनाया जाता है, वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था, वृहत राजस्थान की राजधानी कौन थी, संयुक्त राजस्थान का राज्य प्रमुख कौन था, संयुक्त राजस्थान की राजधानी क्या थी। तो इसी तरीके के ये सभी से जुड़े हुए सवाल सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से यह 7 चरण जो है समझने हैं और इनके साथ जुड़ी हुई जानकारियों को अच्छे से दिमाग में बिठाना है। ठीक है, अब हम क्या है, चरणबद्ध तरीके से एक एक चरण को पूरा करेंगे। तो आपको यह चीजें जो है अच्छे से ध्यान रखनी है। तो अब आते हैं हम पहले चरण पे। दोस्तों, भारतीय रियासती विभाग के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को राजस्थान में विलय करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या विलय पत्र तैयार किया था। और उन्होंने एक कंडीशन रखी थी, उन्होंने एक शर्त रखी थी कि जो भी रियासत जिसकी जनसंख्या 10 लाख से कम है और जिसकी वार्षिक आय 1 करोड़ से कम है, वह क्या है, अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रख सकती। तो जो भी रियासत जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है या वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक है, केवल वही अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। और राजस्थान में ऐसी 4 रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। उसके बाद में जितनी भी 15 रियासतें थी, उन सब में क्या है, धीरे 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 बेचैनी बढ़ रही थी। उन सब में क्या है, धीरे धीरे बेचैनी बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि उन्हें ये दिख रहा था कि उनका अब अस्तित्व, उनके रजवाड़े, उनकी शान और शौकत, वो सब क्या है, खत्म होने वाली है। क्यों? क्योंकि अब उन्हें भारत के अंदर विलय होना पड़ेगा, वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रख सकती। इसलिए क्या हुआ कि कुछ रियासतें थी फिर भी प्रयास कर रही थी कि वह आपस में मिल के अपना अस्तित्व रख लेंगे। इसी चरण में राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण आता है, जब 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर मिलके अपना एक अलग संघ बना लेती और यह घोषणा करती है कि वह क्या है, अपना अस्तित्व 4 मिल के बना के रहेंगे। अब चारों जब मिली तो इनकी जनसंख्या 10 लाख भी हो गई, साथ ही साथ इनकी वार्षिक आय भी कितनी हो गई, 1 करोड़ से ऊपर। तो इनका क्या है कि अब अपना अलग अस्तित्व रख सकते थे। तो 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, यह मिलके मत्स्य संघ का निर्माण करती है। साथ में इसमें एक ठिकाना भी आता है नीमराणा, जो अलवर में स्थित था। तो यह निर्माण किसका कर लेते हैं, मत्स्य संघ का। कब करते हैं, 18 मार्च 1948 को। अब दोस्तों इस चरण को क्या है, ABCD चरण भी बोलते हैं। आपको याद रखने में भी आसानी होगी। A मतलब अलवर, B मतलब भरतपुर,
सी मतलब करौली। अब करौली ये है, सी से कर लेना, वैसे तो के से होता है लेकिन आप क्या कर लेना, सी से, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। और डी से क्या हो जाएगा, धौलपुर। तो ABCD चरण, ठीक है, याद रखने के लिए पहला चरण जो मत्स्य संघ का निर्माण करते हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि जैसे राजस्थान में आज एक मुख्यमंत्री है, एक गवर्नर है, तो गवर्नर उस समय आजादी के बाद में क्या कहलाता था, राज प्रमुख। किसी भी राज्य का राज प्रमुख या सबसे ऊंचे पद वाला व्यक्ति, उसे क्या कहते थे, राज प्रमुख। तो उस राज प्रमुख के पद पर कौन बैठे थे, महाराजा उदय भान सिंह, जो धौलपुर के थे। तो राज प्रमुख के पद पर कौन आसीन हुए, उदय भान सिंह। और उपराज प्रमुख कौन बने, महाराजा गणेश पाल, महाराजा गणेश पाल। फिर दोस्तों इस मत्स्य संघ की जो राजधानी निर्धारित की गई थी वह की गई थी विराटनगर। विराटनगर जो अलवर में स्थित है। इस मत्स्य संघ को जो निर्माण किया गया था वह प्राचीन काल में जो इस जनपद का नाम था मत्स्य, उसी के आधार पर इस संघ का नाम दिया गया मत्स्य, और उसी के आधार पे ये जो राजधानी थी यह भी निर्धारित की गई थी विराटनगर। अब इसका श्रेय जो जाता है नामकरण का, यह किसको जाता है, KM मुंशी को। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मत्स्य संघ का नाम देने वाला व्यक्ति कौन था, KM मुंशी। और इसको महाभारत काल के समय में इस क्षेत्र का जो नाम था मत्स्य, उसी के आधार पर, मत्स्य जनपद, उसी के आधार पर इसका नाम मत्स्य रखा और राजधानी भी विराटनगर रखी गई थी। अब दोस्तों इसका प्रधानमंत्री जो बना वो बना शोभाराम कुमावत। यह अलवर प्रजामंडल के एक बहुत महत्वपूर्ण नेता थे। प्रधानमंत्री कौन बने, शोभाराम कुमावत। यह सवाल आपकी परीक्षा में पूछा हुआ है कि शोभाराम कुमावत या मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे, तो शोभाराम कुमावत। आपको ध्यान रखना, ऐसे ही पूछ लेंगे मत्स्य संघ का राज प्रमुख कौन था, या मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई। मैं सवाल बता रहा हूं आपको कि सवाल क्या पूछे जा सकते हैं। मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ था, सबसे पहले चरण में किसका निर्माण हुआ था, मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ था, या सबसे पहले चरण में किसका निर्माण हुआ था। तो यह चीज जो है ना, ये आपको ध्यान रखनी। इसके बाद में उप प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। और अंत में यह मत्स्य संघ जो था इसका उद्घाटन कौन करने आया, केंद्रीय मंत्री NV गॉडगिल। NV गॉडगिल ने प्रथम चरण में मत्स्य संघ का उद्घाटन भी किया, साथ ही साथ दूसरे चरण राजस्थान संघ का भी उद्घाटन किसने किया था, NV गॉडगिल ने। तो दोस्तों पहला चरण स्पष्ट होता है, ABCD चरण, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर मिलके क्या है, मत्स्य संघ का निर्माण कर रहे हैं और राजधानी कहाँ रख रहे हैं, विराटनगर। इसके प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत और राज प्रमुख उदय भान सिंह जो धौलपुर रियासत के थे। तो यह दोस्तों आपको जो जानकारी है यह ध्यान रखनी है। अब हम आते हैं दूसरे चरण। दूसरा चरण जो था इसके एक हफ्ते बाद ही, जैसे मैंने अभी बताया था कि जो रियासतें थी उनमें बेचैनी बढ़ रही थी, वो अपना अस्तित्व बनाए रखना चाह रहे थे। तो यह तो पूर्वी राजस्थान की थी। अब दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की जो रियासतें थी वह मिलके अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए एक राजस्थान संघ का निर्माण करती। इसे पूर्व राजस्थान भी बोलते हैं। पूर्व राजस्थान मतलब पहले का राजस्थान, शुरुआती राजस्थान। इसमें कितनी रियासतें थी, 9। अब 9 को आप याद रखने के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से लिखी हुई है। कोटा, झालावाड़, बूंदी, यह हाड़ौती क्षेत्र की है, कोटा, झालावाड़, बूंदी। इसके बाद में मेवाड़ क्षेत्र की 3 आ जाएगी, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा तीनों कहाँ स्थित है, उदयपुर के नीचे या दक्षिणी राजस्थान में तीनों जिले स्थित है। और इसके बाद आ जाएगी टोंक, किशनगढ़ और शाहपुरा, यह 3। तो 9 रियासतों ने मिलके 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ का निर्माण किया। यह राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण है। अब दोस्तों यह जो शाहपुरा थी यह राजस्थान की सबसे छोटी रियासत, जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी। शाहपुरा राजस्थान की सबसे छोटी रियासत, जनसंख्या भी सबसे कम थी और क्षेत्रफल भी इसका सबसे कम था। अब दोस्तों इनका राज प्रमुख किन्हें बनाया गया, कोटा के महाराव भीम सिंह को।
कोटा के महाराव भीम सिंह को इस राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया। और उपराज प्रमुख जो थे वह 2 व्यक्ति थे। महाराजा बहादुर सिंह जो बूंदी रियासत के थे, इन्हें वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया। और कनिष्ठ उपराज प्रमुख कौन बने थे? लक्ष्मण सिंह, महारावल लक्ष्मण सिंह जो डूंगरपुर जिले के थे। तो उपराज प्रमुख 2 व्यक्ति बने, एक बहादुर सिंह और एक लक्ष्मण सिंह। बहादुर सिंह वरिष्ठ थे, जो बहादुर थे इसलिए बड़े हुए, और लक्ष्मण सिंह जैसे श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण छोटे भाई, तो वो कौन हुए? कनिष्ठ। दोस्तों इस राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री किनको बनाया? गोकुल लाल असावा को, जो शाहपुरा रियासत के थे। और इसकी राजधानी कहाँ की? कोटा। स्वाभाविक सी बात है कि ये सारा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण आज शहर जो है वो कौन सा है? कोटा। तो इस राजस्थान संघ की राजधानी किसे निर्धारित किया गया? कोटा को। अब दोस्तों यहाँ पे अपने बांसवाड़ा के, यहाँ पर अपने बांसवाड़ा के जो शासक थे चंद्रभान सिंह, वह एक कथन कहते हैं कि जो ये विलय पत्र पे वो साइन कर रहे थे वह अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहे हैं। तो ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ये कथन किसका है? तो किसका है ये? बांसवाड़ा के शासक चंद्रभान सिंह का। तो दोस्तों दूसरा जो चरण है वो होता है पूरा। कब हुआ पूरा? ये 25 मार्च 1948 को। 9 रियासतें थी इसमें, जो आपको इस तरीके से याद रखने में आसानी होगी। कोटा, झालावाड़, बूंदी, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, और 3 कौन सी आ जाएगी? शाहपुरा, किशनगढ़ और टोंक। साथ में इसके कुशलगढ़ ठिकाना भी था, कुशलगढ़ ठिकाना था। ये ध्यान रखना दोस्तों, एक ठिकाना तो जुड़ गया था नीमराणा पहले चरण में, और दूसरा एक ठिकाना कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा में स्थित था, कुशलगढ़। किशनगढ़ जो है यह क्या है? एक रियासत थी, और कुशलगढ़ एक ठिकाना था जो बांसवाड़ा के साथ था। तो दोस्तों यह आपका होता है दूसरा चरण पूरा। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण तीसरे और चौथे चरण पर। अब दोस्तों अब आते हैं तीसरे चरण पर। तीसरा चरण जो था वह कब पूरा हुआ? 18 अप्रैल 1948 को। मैंने शुरुआत में बताया था कि 3 चरण 1948 में पूरे हुए थे। पहला 18 मार्च, दूसरा 25 मार्च और तीसरा 18 अप्रैल को। तो 1948 में 3 चरण पूरे हुए। और किसका निर्माण हुआ? संयुक्त राजस्थान का। अब एक बात यहाँ पर ध्यान यह रखनी थी कि जो यह राजस्थान संघ बना था, राजस्थान संघ के अंदर जो 9 रियासतें थी यह आपस में जुड़ी हुई नहीं थी। मैंने अभी बताया था कि दक्षिणी राजस्थान के अंदर 3 रियासतें थी। कौन कौन सी? मैंने आपको अभी बताया था कि दक्षिणी राजस्थान में 3 रियासतें थी अपनी। एक तो थी बांसवाड़ा, एक थी प्रतापगढ़ और एक थी डूंगरपुर। और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की रियासतें जिसमें अपना कोटा, झालावाड़, बूंदी। अब इनमें आपस में क्या है? बीच में दूरी थी, और बीच में रियासत कौन सी पड़ रही थी? उदयपुर। तो किसी नए शासन के लिए, किसी नए राज्य के लिए स्थापित होना और आपस में जुड़ा ना होना बहुत मुश्किल था। इसलिए ये सारी रियासतें, राजस्थान संघ की सारी रियासतें जो थी 9 की 9, यह उदयपुर को मनाने में लग जाती है। उदयपुर को अपने में विलय करने के लिए, अपने को बनाने, अपने साथ में विलय करने के लिए लग जाती है। इसीलिए दोस्तों यह महाराणा भूपाल को क्या है कि राज प्रमुख का जो पद है यह आजीवन देते हैं, और साथ ही साथ में उदयपुर को इस नए संयुक्त राजस्थान की राजधानी के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव भी देते हैं। क्यों? जिससे क्या होगा कि यह अगर आपस में जुड़ जाएगा क्षेत्र, तो एक क्षेत्र होगा, एक शासन आराम से यहाँ पर चलाया जा सकता है। तो दोस्तों अब यह जो 9 रियासतें थी, पहले हमने देखा था 9 रियासतें कौन कौन सी? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, झालावाड़, बूंदी और टोंक, शाहपुरा और किशनगढ़। तो इन सब ने मिलके राजस्थान संघ के साथ में क्या जोड़ दिया गया? उदयपुर। तो अब किसका निर्माण हो गया? संयुक्त राजस्थान का। और इसी के साथ में तीसरा चरण अपना पूरा होता है। अब तीसरे चरण का उद्घाटन किसके द्वारा हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यह आपको याद रखना है कि किस चरण का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था।
अब दोस्तों इसका राज प्रमुख, अभी जैसा मैंने बताया था कि महाराणा भूपाल, इनको क्या है कि अलग अलग अच्छे अच्छे प्रस्ताव दे रहे थे, तो इनको यह प्रस्ताव दिया कि आजीवन आप क्या रहोगे, राज प्रमुख। तो महाराणा भूपाल सिंह को क्या बनाया, राज प्रमुख। और उपराज प्रमुख किसको बनाया, महाराव भीम सिंह को, जो कोटा के थे। और राजधानी कहाँ दी, उदयपुर। अब दोस्तों यहाँ के प्रधानमंत्री जो थे, यहाँ के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माणिक्यलाल वर्मा। पंछीड़ा गीत याद है आपको, राजस्थान सेवा संघ नहीं, बिजोलिया किसान आंदोलन, तो उनके प्रमुख नेता थे कौन, माणिक्यलाल वर्मा, जिन्होंने पंछीड़ा गीत की रचना की थी और राजस्थान सेवा संघ के एक प्रमुख सदस्य थे, इनके मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। तो इनको क्या है, प्रधानमंत्री बनाया। यह कहाँ से थे, मेवाड़ क्षेत्र से। कभी पूछ लिया जाए कि माणिक्यलाल वर्मा किस क्षेत्र से थे, तो यह मेवाड़ के क्षेत्र से ही थे। तो दोस्तों संयुक्त राजस्थान का निर्माण कब हुआ, 18 अप्रैल 1948 को, और इसकी राजधानी उदयपुर रखी गई। तो यहाँ पर दोस्तों अपना तीसरा चरण जो है वो होता है पूरा। अब दोस्तों अपने आते हैं चौथे चरण पे, या कह सकते हैं कि जो राजस्थान का अब एक खाका, या जो वर्तमान राजस्थान है उसका एक मोटे मोटे तौर पर जो निर्माण हुआ, वह किसके द्वारा हुआ, चौथे चरण के द्वारा। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि राजस्थान की बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, यह क्या है कि अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे, अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते, लेकिन जनमानस की जो इच्छा थी, जनमानस की जो इच्छा थी उसके सामने इन रजवाड़ों ने भी घुटने टेक दिए। इस समय समाजवादी नेता जयनारायण प्रकाश, उनके साथ में राम मनोहर लोहिया, ऐसे व्यक्ति जो थे जनमानस के अंदर रजवाड़ों के शासन को उखाड़ फेंकने की बात भर रहे थे। तो इन्होंने दोस्तों लोगों को प्रेरित किया कि यह रजवाड़ों के अधीन ना रहें और लोकतंत्र की स्थापना करें। तो इन समाजवादी नेताओं के दबाव से और सरदार वल्लभ भाई पटेल की घोषणा से क्या होता है कि ये जो बड़े बड़े रियासतें थी जैसे जयपुर, जोधपुर, यह भी क्या है कि राजस्थान में विलय होने के लिए तैयार हो जाती है। तो अब दोस्तों चौथे चरण में राजस्थान मोटे मोटे तौर पे बन चुका था। अब यह कब बना, 30 मार्च 1949 में, 30 मार्च 1949 में, और इसका नाम क्या दिया, वृहत राजस्थान, वृहत राजस्थान या विशाल राजस्थान। अब दोस्तों ये 30 मार्च जो है ना, यह आपको ध्यान रखना है, इस 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस के रूप में बनाते हैं। यह हम मानते हैं कि राजस्थान जो है, वर्तमान राजस्थान जो मोटे मोटे तौर पर कब बन गया था, 30 मार्च को। अब इसमें जो रियासतें जुड़ी, इस संयुक्त राजस्थान में जो रियासतें जुड़ी वह कौन कौन सी जुड़ी, एक तो जयपुर, दूसरी जोधपुर, तीसरी जैसलमेर और चौथी बीकानेर। तो पहले की जो संयुक्त राजस्थान में 10 रियासतें थी, पहले संयुक्त राजस्थान में कितनी थी, 10 रियासतें, उसमें 4 और जुड़ी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, और साथ ही एक जयपुर का ठिकाना लावा भी जुड़ा। तो अब संयुक्त राजस्थान साथ में 4 रियासतें मिलकर किसका निर्माण कर रही है, वृहत राजस्थान का। अब दोस्तों इस वृहत राजस्थान का महाराज प्रमुख किसको बनाया गया, महाराणा भूपाल सिंह। अब महाराणा भूपाल सिंह जो थे ना, ये पहले से ही परेशान थे, क्योंकि इन्हें क्या है कि आजीवन का पद, राज प्रमुख का आजीवन पद दिया गया था, तो इन्हें यहाँ भी क्या है कि सर्वोच्च स्थान दिया गया। वृहत राजस्थान में महाराज प्रमुख किसको बनाया गया, महाराणा भूपाल सिंह को। उसके बाद राज प्रमुख कौन बने, सवाई मान सिंह, सवाई मान सिंह जयपुर के शासक। और तीसरा उपराज प्रमुख किसे बनाया गया, महाराव भीम सिंह को। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो शब्द है ना, महाराणा, सवाई और महाराव, यह आपको मदद करेंगे कि किस शासक को क्या उपाधि देते थे। महाराणा या रावल, यह मेवाड़ के शासकों को, सवाई जो थी यह कच्छावा शासक या जयपुर के शासक, और महाराव, महाराव यह कहाँ के, कोटा के शासकों को। और अभी मैंने बताया था महारावल, महारावल जो था वो किस शासक की नाम की उपाधि के आगे जोड़ा जाता था,
तो महारावल डूंगरपुर के शासकों के नाम के आगे जोड़ा जाता था। अब दोस्तों यहाँ राजधानी जो बनाई गई वो जयपुर को, लेकिन यह राजधानी इतनी आसानी से नहीं बनी। यहाँ क्या हुआ कि राजस्थान की जो सबसे बड़ी रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर, अब इन चारों को एक साथ रखना बहुत चुनौती का काम था। इसलिए क्या किया गया, हर निर्णय जो लिया गया वह बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही सूझबूझ के साथ लिया गया। इसलिए जो भी महत्वपूर्ण स्थान थे किसके लिए निर्धारित करने, उनका निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। किसका? पी सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, पी सत्यनारायण राव कमेटी। और इस कमेटी ने जो यहाँ की सबसे बड़ी समस्याएं थी, जो सबसे बड़े सवाल थे, राजधानी कहाँ होगी, शिक्षा विभाग कहाँ होगा, उच्च न्यायालय कहाँ होगा, इनसे जुड़े हुए सवालों पर इन्होंने सिफारिशें दी थी। तो राजधानी जयपुर और जोधपुर के अंदर कश्मकश चल रही थी, राजधानी किसे बनाया जाए। अंत में राजधानी जयपुर को बनाया गया। तो राजधानी जयपुर को बनाया गया तो उच्च न्यायालय किसके पास चला गया? जोधपुर के पास। ऐसे ही बीकानेर के पास क्या आया? शिक्षा विभाग। उदयपुर के पास में क्या गया? खनिज विभाग। भरतपुर को क्या मिला? कृषि विभाग। और कोटा को क्या मिला? वन विभाग। तो इन सब का जो निर्णय किया गया था, यह किस कमेटी के द्वारा किया गया? पी सत्यनारायण राव कमेटी के द्वारा। अब दोस्तों यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आती है कि यहाँ जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे वह कौन बनाए गए थे? हीरालाल शास्त्री। और दोस्तों इन्हीं हीरालाल शास्त्री को आगे चल के राजस्थान का पहला मनोनीत मुख्यमंत्री भी बनाया गया। हुआ क्या था, अब ये मोटे मोटे तौर पे राजस्थान का निर्माण हो चुका था और यह जो पद थे, प्रधानमंत्री के पद को हटा के अब मुख्यमंत्री के पद को अपना लिया, क्योंकि हमारे संविधान के अंदर प्रधानमंत्री का पद जो है वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाता है और किसी राज्य में जो है वो सबसे उच्च मंत्री जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है। इसलिए ये प्रधानमंत्री का नाम जो है, ये पद जो है, इसको खत्म करके मुख्यमंत्री के पद का सृजन किया गया। और राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है, ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है और राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है। तो राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है? हीरालाल शास्त्री। और राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है, यह हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों अब चौथा चरण होता है पूरा। चौथा चरण में मोटे मोटे तौर पे राजस्थान का निर्माण हो गया। 30 मार्च को किस रूप में मनाया जाता है? राजस्थान दिवस। यह अब ये समझिए कि राजस्थान मोटे मोटे तौर पे बन गया। अब जो है बची हुई रियासतें 4, अब 5 रियासतें बाकी है, जिसमें से 4 रियासतें हमने सबसे पहले चरण में देखी थी, मत्स्य संघ या ABCD चरण, और एक बचेगी सिरोही रियासत। अब उनको क्या है कि राजस्थान में एकीकृत करते हैं। अब दोस्तों पांचवा चरण में दोस्तों किसका निर्माण हुआ? संयुक्त वृहत राजस्थान। कब हुआ? 15 मई 1949। अभी दोस्तों मैंने बताया था कि वृहत राजस्थान के अंदर कितनी रियासतें थी? 14। सबसे पहले जो मत्स्य संघ बना था, इसके अंदर 4 रियासतें आई, ABCD। इसके बाद जो राजस्थान संघ बना उसमें 9 रियासतें आई, फिर उसमें एक रियासत और जुड़ी जो उदयपुर थी, तो कुल रियासतें हुई 10 रियासतों ने मिलकर किसका निर्माण किया? संयुक्त राजस्थान में 4 रियासतें और जुड़ती है तो किसका निर्माण करती है? वृहत राजस्थान। अब वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ जो था वह भी जुड़ के किसका निर्माण कर रहा है? संयुक्त वृहत राजस्थान। अब दोस्तों मत्स्य संघ के साथ में समस्या क्या हुई कि यहाँ पर क्या है, मेवों ने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया था। वह अपने लिए क्या चाहते थे कि मेविस्तान करके अलग देश बनाना चाहते थे। और साथ ही साथ जो भरतपुर किसान सभा थी, यह दोस्तों क्या चाहती थी कि भरतपुर और भरतपुर के आसपास का क्षेत्र जो है यह अपना एक अलग राज्य बनाए, ब्रज प्रदेश। तो दोस्तों ऐसी समस्याओं से जूझना मत्स्य संघ के बस की बात नहीं थी। तो मत्स्य संघ क्या करता है? अपना विलय किसके साथ कर देता है? वृहत राजस्थान के साथ।
अब दोस्तों वृहत राजस्थान के साथ विलय करने से पहले मत्स्य संघ के पास में यह सवाल खड़ा होता है कि वह राजस्थान में विलय हो या उत्तर प्रदेश में, किसमें विलय हो। तो इस सवाल का जवाब दोस्तों किसने दिया? शंकरराव देव की एक समिति ने। शंकरराव देव समिति ने आम जनमानस के आधार पर यह निर्णय लिया कि मत्स्य संघ जो है यह राजस्थान में विलय हो, या ऐसी सिफारिश दी कि मत्स्य संघ जो है वो राजस्थान में विलय होना चाहिए। तो अंत में फिर क्या होता है कि वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ भी शामिल हो जाता है और संयुक्त वृहत राजस्थान बनता है। इसी के साथ दोस्तों 15 मई 1949 को राजस्थान के एकीकरण का 5वां चरण होता है पूरा। अब ये पूर्वी राजस्थान की 4 रियासतें ABCD अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर मिल जाती है किसके साथ? वृहत राजस्थान के साथ। दोस्तों आपको यह भी ध्यान रखना है कि कब कौन सी रियासत मिली है। जैसे सवाल कई दफ़े यह पूछ लिया जाता है कि राजस्थान संघ और संयुक्त राजस्थान जब बना तो कौन सी रियासत उसमें जुड़ी थी? तो उदयपुर रियासत जुड़ी थी। और वृहत राजस्थान जब बना था तो उसमें 4 बड़ी रियासतें कौन सी जुड़ी थी? तो जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर जुड़ी। तो यह इस तरीके के सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। अब दोस्तों अपना अगला चरण आता है छठा चरण। अब छठा चरण जो था इसमें निर्माण होता है राजस्थान संघ का। अब दोस्तों राजस्थान को जो राजस्थान नाम दिया गया यह नीतिगत 1950 में या यह छठे चरण में दिया गया। सबसे पहले 30 मार्च को राजस्थान दिवस बनाया गया था 1949 में। अब 1950 में राजस्थान को राजस्थान नाम मिल गया, ठीक है। और जो इसमें आखिरी रियासत थी सिरोही का विलय हो जाता है संयुक्त वृहत राजस्थान में और अपना राजस्थान संघ बनता। अब दोस्तों सिरोही जो रियासत थी इसका पहले विलय हो गया था बॉम्बे प्रांत में। पहले इसका विलय किसमें हुआ था? बॉम्बे प्रांत में। लेकिन सिरोही के अंदर हाथल स्थान पे जन्म हुआ था गोकुल भाई भट्ट का। हाथल स्थान में किसका जन्म हुआ था? गोकुल भाई भट्ट का। यह हाथल कहाँ स्थित है? सिरोही रियासत में। अब यह गोकुल भाई भट्ट जो थे यह गांधी जी के बहुत बड़े अनुयायी थे और गांधी जी के जितने भी आंदोलन हुए उन सभी आंदोलन का राजस्थान में प्रचार प्रसार करने वाले कौन थे? गोकुल भाई भट्ट। यह गांधी जी के बहुत बड़े अनुयायी थे, इसीलिए इन्हें राजस्थान का गांधी माना जाता है। राजस्थान का गांधी माना जाता है। गोकुल भाई भट्ट यह राजस्थान के गांधी कहलाते थे। गोकुल भाई भट्ट की जो कर्म भूमि रही है वह राजस्थान ही रही है। तो होता क्या है कि जनमानस जो था सिरोही का यह क्या चाहता था कि गोकुल भाई भट्ट की भूमि तो राजस्थान से ही जुड़ी रहेगी। तो जनमानस क्या है, विद्रोह करने लग जाता है कि सिरोही रियासत जो है इसका विलय किसमें किया जाए? राजस्थान पे। तो दोस्तों यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी चतुराई का प्रयोग करते हैं और क्या करते हैं कि सिरोही रियासत को जहां गोकुल भाई भट्ट का जन्म हुआ था उस भाग को तो किसके साथ जोड़ देते हैं? राजस्थान के। लेकिन उसकी 2 तहसीलें आबू और देलवाड़ा, आबू और देलवाड़ा को किसके साथ जोड़ देते हैं? गुजरात के साथ में। उनका विलय किसके साथ कर देते हैं? गुजरात के साथ में। लेकिन दोस्तों जनमानस जो था यह पूरे सिरोही का विलय किसमें चाहता था? राजस्थान में। तो फिर वापस से जन आंदोलन शुरू हो जाते हैं कि सिरोही को पूरी तरीके से विलय किया जाए राजस्थान में। तो दोस्तों छठा चरण जो था इसमें राजस्थान संघ का निर्माण हुआ। कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। हुआ क्या था कि संयुक्त वृहत राजस्थान के अंदर सिरोही रियासत विलय हुई, लेकिन उसकी आबू और देलवाड़ा जो तहसीलें थी वो छोड़कर उनको क्या है किसमें विलय कर दिया था? गुजरात में। तो दोस्तों राजस्थान के एकीकरण में एक रियासत जो 2 चरणों में विलय हुई वह कौन सी है? सिरोही। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब सिरोही का जो पूरा विलय होगा यह 7वें चरण पे होगा और 7वां चरण अब अपन आते हैं 7वें चरण पर।
7वां चरण। 7वां चरण जो पूरा हुआ था तो अपना क्या बना था, राजस्थान। और यह कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को ही राजस्थान का वर्तमान स्वरूप जो है वह क्या है, अस्तित्व में आया और आज का राजस्थान अपना पूरा बन गया था। अब दोस्तों 1953 के अंदर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की थी। इसने क्या है कि भारत के राज्यों को भाषा के आधार पर रीऑर्गेनाइज या पुनर्गठित किया था। तो इसी ने यह सिफारिश की कि जो अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र है इसको राजस्थान में विलय कर दिया जाए और साथ ही साथ में कुछ और क्षेत्र जैसे यह आबू देलवाड़ा का क्षेत्र था और साथ ही साथ में एक सुनेल टिप्पा जो मध्य प्रदेश का भाग था उसे भी राजस्थान के साथ में जोड़ा गया और एक सिरोज क्षेत्र जात जो था वो जो राजस्थान का हिस्सा था वह किसके साथ जोड़ा गया था, मध्य प्रदेश के साथ। तो दोस्तों इस आखिरी चरण में राजस्थान के अंदर अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र प्लस आबू तहसील प्लस देलवाड़ा तहसील प्लस सुनेल टिप्पा जो एमपी का क्षेत्र था और इसमें से सिरोज क्षेत्र जो झालावाड़ में स्थित था, यह किसके साथ में जोड़ दिया गया था, मध्य प्रदेश के साथ। तो राजस्थान का एकीकरण का 7वां चरण जिसमें वर्तमान राजस्थान बना, इसके अंदर अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश, साथ में आबू तहसील देलवाड़ा तहसील और सुनेल टिप्पा जो मध्य प्रदेश का भाग था, यह जोड़ के वर्तमान राजस्थान जो था यह बनाया गया था। तो दोस्तों राजस्थान का एकीकरण जिन 7 चरणों में हुआ वह होते हैं पूरे। और अब जो राजस्थान बना इसमें 26 जिले थे, 26 इसमें जिले थे और इसमें 5 संभाग थे। इसमें 5 संभाग थे। उस समय एक अजमेर संभाग भी था। तो दोस्तों अपने राजस्थान का एकीकरण ऐसे होता है पूरा हुआ 7 चरणों में और राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब बना, 1 नवंबर 1956 में। तो दोस्तों यह जो टॉपिक है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, इन सब फैक्ट्स को थोड़ा सा याद कीजिए, आराम से याद हो जाएंगे। आप 1 बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, ये नाम कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप आराम से देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। और जिस प्रकार से मैंने आपको कराया है, सभी रियासतों को खोल के बताया है, एक क्षेत्र की रियासतें एक साथ रखी, तो उससे आपको याद रखने में भी क्या है, मुश्किल नहीं आएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब अपने राजस्थान के इतिहास का अंतिम टॉपिक बना है, अंतिम टॉपिक बचा है जिसे अपन कल पूरा करेंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।